आप सभी का टारगेट विद कृष्णा चैनल पर हार्दिक स्वागत है, जहां हम भारत के संविधान, शासन व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा करते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादित विषय पर बात करेंगे। आपातकालीन प्रावधान केंद्र और राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह विषय न केवल हमारे संघीय ढांचे की जटिलताओं को समझने के लिए अहम है, बल्कि यूपीएससी, राज्य की पीसीएस और न्यायिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत एक संघीय राज्य है, जिसमें शासन की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। लेकिन जब इस संतुलन में गड़बड़ी होती है, तब क्या होता है? ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 की क्या भूमिका होती है? इन प्रावधानों के दुरुपयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों को कैसे प्रभावित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कैसे अपने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं? आज के चर्चा पर हम इन आपातकालीन प्रावधानों की गहराई से जांच समझेंगे और प्रावधानों में राज्यों की स्वायत्तता को कैसे प्रभावित करते हैं और इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में कौन कौन से सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, नोट्स तैयार रखिए और तो चलिए भारतीय संघवाद के इस जटिल पहलू को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात आती है संघीय ढांचा आखिर क्या होता है। भारत का संविधान एक संघीय ढांचे पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार अधिकारों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, लेकिन दोनों के बीच एक संतुलन बना रहे। संघीय ढांचे का भारतीय संविधान का एक प्रमुख आधार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान करें। इसमें संघीय और राज्य शक्तियों का परस्पर संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन यह संघीय ढांचा पूरी तरह से कठोर नहीं है। यह अर्धसंघीय है, जिसका अर्थ यह है कि संकट के समय में केंद्र को राज्य सरकारों पर अधिकार का उपयोग करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 18 में भाग स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के भाग 18 में किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक फैले हुए हैं। ये प्रावधान केंद्र देश की सुरक्षा, अखंडता और संवैधानिक तंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वे देश या किसी राज्य की स्थिति को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, यह आपातकाल तब लागू होता है जब देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण पर या आंतरिक विद्रोह का खतरा होता है। दूसरा होता है अनुच्छेद 356, जो राज्य आपातकाल या राष्ट्रीय शासन के तहत आता है। यह तब लागू होता है जब राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल होती है। तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ये तब घोषित होता है जब देश की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त होती है। इस प्रावधान 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का मुख्य ध्यान राज्य आपातकाल यानी अनुच्छेद 355 और 356 पर होगा, जिनका सीधा संबंध केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात की गई होगी। बात करते हैं अनुच्छेद 355 की, जो केंद्र की जिम्मेदारी पर निर्भर होता है। अनुच्छेद 355 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य सरकार संवैधानिक अनुच्छेद कार्य करे, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा और संवैधानिक तंत्र की रक्षा करना है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वे किसी भी राज्य में असमान स्थिति होने पर हस्तक्षेप कर सके, जैसे बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों में कानून व्यवस्था बनी रहे और संविधान के अनुच्छेद प्रशासनिक कार्य हो। अनुच्छेद 356 की बात करें राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन की, तो अनुच्छेद 356 यह प्रावधान है जिसके तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सके जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद कार्य करने में असमर्थ होती है, तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन हो जाती हैं और यह राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है। यह एक अस्थायी प्रावधान है जो संकट की स्थिति में राज्य सरकार की अक्षमता को ठीक करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों बात आती है आपातकालीन प्रावधानों का ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ की। अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला अनुच्छेद आएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का ऐतिहासिक महत्व देखें तो 356
कई बार राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग हुआ है। 1967 से 1994 तक इसका प्रावधान के तहत देखा जाए तो उपयोग कई बार निर्वाचित राज्य सरकारों द्वारा मूल तौर पर किया गया। इसका दुरुपयोग तब भी हुआ जब केंद्र सरकार ने राजनीतिक रूप से असहमति रखने वाली राज्य सरकारों को हटाने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया। बात की जाए 1977 की। 1977 में राजस्थान बनाम संघीय राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर चिंता जताई। इसी तरह SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इस मामले में यह सुनिश्चित किया गया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल वास्तविक संवैधानिक संकट के समय ही होना चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से। बात करते हैं कि 355 और 356 का न्यायिक दृष्टिकोण क्या है। तो न्यायपालिका की भूमिका और SR बॉम्बई केस को अगर देखा जाए तो SR बॉम्बई केस भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल वास्तविक संवैधानिक संकट के समय होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अर्थात यदि केंद्र सरकार सुनिश्चित रूप से इसका उपयोग करती है तो न्यायपालिका इसे पलट सकती है। इस पहले केंद्र सरकार ने शक्तियों पर अंकुश लगाने पर काम किया और राज्यों की स्वायत्तता को बनाए रखने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से नहीं किया जाना चाहिए और यह केवल आपातकालीन स्थिति में ही लागू होना चाहिए जब राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल होता है। दोस्तों, बात आती है SR बॉम्बई केस के प्रभाव की। अगर हम बात करें तो SR बॉम्बई केस के फैसले ने कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें सबसे पहले आता है संवैधानिक तंत्र की विफलता का सत्यापन। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि वास्तव में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। महज राजनीतिक असहमति के आधार पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है न्यायिक समीक्षा की अनिवार्यता। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन रखा जा सकता है। यदि यह पाया जाता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ है तो न्यायालय इसे रद्द कर सकता है। तीसरी बात आती है संसद की स्वीकृति। राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान केवल संसद की मंजूरी के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह एक अस्थायी प्रावधान होना चाहिए और इसका लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह निर्णय न केवल अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, बल्कि इसने भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने का भी कार्य किया। दोस्तों, बात आती है आपातकालीन प्रावधानों को दुरुपयोग, उनके राजनीतिक परिणाम की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 356 का राजनीतिक उपयोग और अगर दुरुपयोग को देखा जाए तो हालांकि आपातकालीन प्रावधानों को देश संकट के समय राज्य सरकार की विफलता को ठीक करना है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसका कई बार दुरुपयोग हुआ है। विशेष रूप से 1960-1970 के दशक में जब विभिन्न राज्यों में चुनाव परिणाम केंद्र सरकार के अनुकूल नहीं होते थे, तब अनुच्छेद 356 का उपयोग कर उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर 1977 में केंद्र सरकार ने राजनीतिक असहमति के कारण विभिन्न राज्यों में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों की स्वायत्तता पर संकट खड़ा हो गया और केंद्र राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। यह स्थिति संघीय ढांचे के लिए एक चुनौती साबित हुई, क्योंकि राज्य सरकारें यह महसूस करने लगी कि केंद्र सरकार उनके अधिकारों का हनन कर रही है। अनुच्छेद 356 का बार बार उपयोग यह दिखाता है कि केंद्र सरकार राज्यों की सत्ता को सीमित कर सकती है, जिससे संघीय ढांचे का संतुलन प्रभावित होता है। हालांकि SR बॉम्बे केस के बाद स्थिति में सुधार हुआ और न्यायपालिका ने इस पर कड़ा रुख अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार इसे राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, राजनीतिक दुष्परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है राज्यों की अस्थिरता। अनुच्छेद 356 के अति प्रयोग ने राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की। अक्सर देखा गया है कि जब किसी राज्य की सरकार केंद्र की पार्टी के विपरीत होती है तो उसका अनुच्छेद 356 का खतरा मंडराता रहता है। दूसरा आता है संघीय ढांचे का प्रभाव। अनुच्छेद 356 का यह दुरुपयोग केंद्र राज्य सरकारों में तनाव पैदा करता है और राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करता है। यह संघीय ढांचे को कमजोर करने का कार्य होता है, जो भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। राजनीतिक लाभ आता है, जो कई बार केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया। यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राज्यों के अधिकारों पर पड़ता है। दोस्तों, न्यायिक सुधार अनुच्छेद 356 के भविष्य की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका का मार्गदर्शन और संविधान के सुधार के आधार पर इसको समझने की आवश्यकता है।
न्यायपालिका ने कई मामलों में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे सीमित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा समय समय पर संविधान में भी सुधार किए गए हैं ताकि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे और संघीय ढांचा मजबूत हो। संवैधानिक सुधारों की आखिर आवश्यकता क्यों? तो सबसे पहले बात आती है सख्त दिशा निर्देश। अनुच्छेद 356 के उपयोग को और भी अधिक नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि केंद्र सरकार इसका प्रावधान का दुरुपयोग ना कर सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए। दूसरा हो सकता है राजनीतिक सुधार। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग रोकने के लिए राजनीतिक दलों को एक सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता है ताकि किसी भी राजनीतिक असहमति को संवैधानिक संकट का रूप ना दिया जा सके। संघीय ढांचे को मजबूत करना, ये तीसरी बात निकल कर आती है जो केंद्र राज्य संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नया कानून बनाए जाने चाहिए। संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपातकालीन प्रावधानों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को अगर हम देखें तो आपातकालीन के सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक पहलू की। उसमें संविधान की रक्षा की बात सबसे पहले निकल कर आएगी जो अनुच्छेद 355 और 356 यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें और कोई भी राज्य संविधान की अवहेलना ना करे। दूसरा आता है आपातकाल स्थिति में राज्य की रक्षा। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असफल होती है या बाहरी आक्रमण का खतरा होता है तब केंद्र सरकार इन प्रावधानों का उपयोग करके राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। तीसरा आ सकता है संवैधानिक संकट का समाधान। इन प्रावधानों के माध्यम से संवैधानिक संकट का समाधान निकाला जा सकता है ताकि राज्य की प्रशासनिक और संवैधानिक स्थिति बहाल की जा सके। दोस्तों, बात करते हैं नकारात्मक कुछ पहलू की। उसमें सबसे पहले आएगा राजनीतिक दुरुपयोग। इतिहास में कई बार देखा गया है कि अनुच्छेद 356 का राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी दुरुपयोग किया गया है जिससे राज्य की स्वायत्तता खतरे में पड़ी हुई है। दूसरा आता है संघीय ढांचे का हनन। अनुच्छेद 356 का बार बार उपयोग संघीय ढांचे को कमजोर करता है और राज्यों के अधिकारों को सीमित करता है। तीसरा आता है लोकतंत्र पर प्रभाव जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। जब राज्य में निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है और जनता की मताधिकार का सम्मान नहीं होता। दोस्तों, आपातकालीन प्रावधानों का संघीय ढांचे पर आखिर प्रभाव कैसे पड़ता है? तो भारत का एक संघीय ढांचा संविधान द्वारा संरक्षित है लेकिन आपातकालीन प्रावधानों का इसके साथ एक जटिल संबंध है। अनुच्छेद 355, 356 संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने का दावा करता है लेकिन जब इनका राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग होता है तो ये संघीय ढांचे को कमजोर कर देते हैं। एसआर बॉम्बे केस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इन प्रावधानों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही राज्य की स्वायत्तता को सम्मान देने के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार इन प्रावधानों का दुरुपयोग न करे। संविधान और संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग केवल संवैधानिक संकट के समय पर हो, न कि राजनीतिक असहमति के आधार पर। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहद संवाद और सहयोग और संघीय ढांचे को मजबूत बनाया जा सकता है और लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण विषय आपातकालीन प्रावधानों का ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हमारी टीम को आगे और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हम आपको यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं जो आपकी तैयारी में मदद करेगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। हमारा लक्ष्य है कि हम सभी साथ मिलकर एक जागरूक, ज्ञानवान समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति इन खतरनाक समस्याओं से बच सके और उनका सही समाधान खोजा सके। दोस्तों, आपका एक कदम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें एक मिशन में और भी मजबूत करता है। मैं हूं अमित चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टारगेट विद कृष्णा। तो चलिए साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।